बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। भोर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार अब बिहार के लोगों को लेकर के जिस तरह से विपक्ष दबाव बनाना शुरू कर चुका है और सरकार को भी समझ में आ गया है कि अब वो सिर्फ तथ्यों के आधार पर और आंकड़ों से नहीं खेल सकते हैं, हकीकत सामने आने वाली है। क्योंकि लगातार लॉकडाउन के फर्स्ट सेकंड फेज के बाद अब थर्ड फेज भी शुरू हो चुके हैं और ऐसी स्थिति में बिहार के लोगों का सब्र का बांध भी टूटने लगा है। इन सब को लेकर के जैसे ही आपको जानकारी भी होगी कि सर्वदलीय बैठक की बात आई तो बिहार के लोगों में जो बाहर फंसे हैं उन्हें एक आशा की किरण नजर आई और वास्तव में ये आशा की किरण दिखनी भी चाहिए थी, क्योंकि विपक्ष अपनी भूमिका में पूरी तरह से आ चुका है। जैसे ही सर्वदलीय बैठक शुरू हुई उसके बाद बहुत सारे तथ्य अब सामने निकल करके आने लगे हैं। इन सारे तथ्यों में कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्वदलीय बैठक में भाग लिया। हालांकि बहुत सारे दलों के नेताओं ने इसमें अपनी अपनी बात रखी, लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने जिस तरह से चेक एंड बैलेंस की बात न करते हुए तथ्यों पर बात की, वो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को भी अच्छी लगी और नीतीश कुमार ने इन सारी बातों को मानते और समझते हुए बहुत सारी बातों पर अपनी हामी भी भरी, मुक्त समर्थन भी किया। कई ऐसी बातें थी जिसमें तेजस्वी यादव ने सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात कही वो ये कही कि लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। जैसे ही लॉकडाउन टूटता है मैं खुद घूम करके लोगों से बात करूंगा और इसकी पूरी पड़ताल करूंगा कि सरकार ने क्या किया है, क्या नहीं किया, लोगों को कितना कष्ट हुआ है। इस पर नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं भी आपके साथ इस विषय पर हूं, अगर आप कहें तो मैं आपके साथ चलूंगा। तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं इन सब बातों को लेकर के जो बातें हुई उन तथ्यों को जानना आपके लिए भी जरूरी है कि सरकार और विपक्ष के बीच जो सर्वदलीय बैठक हुई उस सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ सामने निकल कर आया। सीधे तौर पे कॉन्फ्रेंस के जरिए सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के बाद उन्होंने सरकार के स्वास्थ्य और आपदा विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण पर सवाल खड़े कर दिए। सरकार अनेक महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए और नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव ने जिस तरह से सदन में अपनी बातें रखी थी बिल्कुल उसी अंदाज में वो इस वक्त भी सर्वदलीय बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी बातें रख रहे थे। जनप्रतिनिधि को दरकिनार किया जा रहा है, ये बातें कहते हुए कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने एक सवाल खड़ा किया। कहा उन्होंने कि अधिकारियों पर मुझे शक नहीं है, अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जनप्रतिनिधि जनता के बीच रहते हैं और जनता की ज़रूरतों को समझते हैं, शायद जनप्रतिनिधि को ज़्यादा अवसर मिलना चाहिए था और उनके माध्यम से जनता की सेवा और काम होने चाहिए थे, ताकि अधिकारियों की मनमानी न चल सके और लोगों तक सही मायने में चीज़ें पहुंच सकें और लोगों को समझ में भी आ जाए कि हाँ, हमारे जनप्रतिनिधि हमारे प्रति सजग है। क्योंकि लोकतंत्र में लोगों और लोगों के प्रतिनिधियों के बीच में जो संबंध होता है उसको बेहतर ढंग से इस समय करने की ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि चेक एंड बैलेंस पर काम होता रहेगा, जनप्रतिनिधियों पर विश्वास कर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेवारी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आपदा के समय कोई जनप्रतिनिधि झूठ तो बोलेगा नहीं, न जनप्रतिनिधि झूठ बोलते हैं। ऐसी स्थिति में अधिकारी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन सारे अधिकारी सच बोले ऐसा भी नहीं है। जो चीज़ें सामने आ रही हैं और लोगों की समस्याएं सामने आ रही हैं उसे लेकर के कहीं ना कहीं बातों को रखना जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष ने सुझाव दिया और संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही देने का आश्वासन भी दिया। ये पहला ऐसा सुझाव था जिसे जैसे ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा और नीतीश कुमार ने, मुख्यमंत्री ने स्वीकार भी करी। नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि बिहार में जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उसे लेकर के बिहारियों को सीधे अपनी पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। सरकार राज्य के कोरोना के कम संख्या को जांच कर रही है
और जांच की गति धीमी है, इससे हमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित रूप से जांच कम होंगे तो संक्रमण और महामारी भी कम निकलेगा। ऐसी स्थिति में हमें इसको अधिक संख्या में बढ़ाने की ज़रूरत है। राज्य में अधिक से अधिक जांच हो, इसलिए यहाँ अधिक से अधिक मामले अब तक नहीं आए हैं, तो ये अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि यहाँ संक्रमण कम हो, लेकिन जिस तरह से जांच हो रहे हैं, उन्होंने तथ्यों के आधार पर बताया कि औसतन 1200 से 1300 ही जांच हो पा रहे हैं, जबकि प्रतिदिन इसे कम बढ़ा करके 3000 से 5000 से ऊपर करनी चाहिए। विगत 60 दिनों में अब तक कुल 28,345 जांच ही हो सके हैं, अर्थात औसतन 10 लाख लोगों पर केवल 224 लोगों का ही जांच हो रहा है, जो कि गति को बहुत धीमी होने का संकेत दे रहा है। और ऐसी स्थिति में हमें खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम संसाधन से परिपूर्ण नहीं है, इसलिए हमारे जांच की प्रक्रिया भी धीमी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार को प्रत्येक कमिश्नरी में कोरोना समर्पित अस्पताल संचालित करने चाहिए, रैंडम जांच होनी चाहिए। जब बिना लक्षण के ही लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं तो फिर डोर टू डोर स्क्रीनिंग का ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता है, इसलिए प्रदेश में जांच की संख्या बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार ने नोडल अधिकारियों को कहाउआ खड़ा कर दिया और नोडल अधिकारियों के नंबर बंद हैं, हेल्पलाइन सीमित हैं, पंजीकरण पोर्टल का लिंक डाउन है, मदद के लिए जारी किए गए लैंडलाइन नंबर लगते नहीं हैं, ऐसी स्थिति में लोगों का पैनिक होना बिल्कुल जरूरी है। अपेक्षित सहयोग की अपेक्षा लोग कर रहे थे, जो कि नहीं मिल पा रहा है। इसमें उन्होंने एक सुझाव दिया कि मेरा एक निवेदन होगा कि अप्रवासियों की परेशानी को देखते हुए IVR सिस्टम वाले टेलीफोन नंबर जारी करें, ताकि लोग अपनी विवरणी कॉल के माध्यम से भी दर्ज करा सकें। और खास करके इसलिए ये जरूरी है कि ज़्यादातर मजदूर भाई कम पढ़े लिखे हैं, कम स्किल्ड हैं, इसलिए उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हो रही है। इससे अलावा वेबसाइट खुल नहीं रहा है। दक्षिण भारत में फंसे अप्रवासियों के साथ भाषाई मजबूरी भी है, जो कि नहीं समझ पा रहे हैं। जिन बातों को भारत लाइव बहुत पहले से उद्धृत करता आ रहा है, हम बताते आ रहे हैं शुरू से ही कि किस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है। चूँकि हमारे पास लगातार सैकड़ों फ़ोन कॉल्स रोज आते हैं और रोज लोग इन्हीं सब बातों की चर्चा करते हैं। उन्हीं सब बातों को उठाते हुए तेजस्वी यादव ने सरकार को इन सब में सुधार करने की बात कही है, और ये सब बातें निश्चित रूप से बहुत नोटेबल और मार्केबल है। नेता प्रतिपक्ष ने केंद्रीय गृह सचिव के 3 मई के पत्रांक का हवाला देते हुए भी कहा कि केंद्र सरकार ने एक नए आदेश से बिहारी अप्रवासी मजदूर भाइयों की वापसी में अड़चन पैदा होगी। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की डबल इंजन सरकार इस आदेश में तब्दील करवाए। वैसे भी सरकार कहती है कि केंद्र सरकार इनकी हर मांग को मानती है, पर हमने तो ऐसा नहीं देखा, और हम इसके लिए बहुत सारी बातें भी कर चुके हैं और सरकार को के पक्ष से केंद्र सरकार पर पत्र लिखकर या अन्य माध्यम से दबाव भी डाल चुके हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि सरकार बताए कि बिहार के श्रमवीर कब तक वापस आएंगे। ये सबसे बड़ा प्रश्न था, जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। कितने दिन में वापस आएंगे और कितने ट्रेनों की व्यवस्था की गई है जिससे वो वापस लाए जाएंगे, इन सब बातों को लेकर के तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं सरकार के उस कमजोर नस को निश्चित रूप से झकझोड़ा है। आंकड़ों के हिसाब से अगर भारतीय रेल के पास 12,000 से अधिक रेलगाड़ियां हैं और सारी अभी खड़ी पड़ी हैं, बिहार सरकार क्यों नहीं अधिक से अधिक संख्या में उन रेलगाड़ियों से बिहारियों को यथाशीघ्र वापस बुलाती है। ये बात रखते हुए कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने सरकार को एक सुझाव भी दिया, और इससे अप्रवासी मजदूरों को आने में सुविधा हो जाएगी, और जो लोग परेशान हैं, चिंताग्रस्त हैं, उनकी चिंता भी दूर होगी, और बिहार में लाकर हम उनकी अच्छी देखभाल भी कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने आरजेडी की ओर से 14 मई से किए जा रहे निरंतर जन सहयोग, राहत सामग्री और बाहर फंसे प्रवासियों की भी जानकारी दी, और कहा कि सरकार को अवगत कराया कि हम क्या कर रहे हैं। इसके साथ उन्होंने राशन वितरण में हो रही धांधली का भी जिक्र किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि केंद्र सरकार से जो मदद अथवा सहयोग मिल रहा है उसकी जानकारी भी पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। सरकार को ये बताना चाहिए कि केंद्र सरकार किस तरह से बिहार के लोगों और बिहार सरकार को मदद कर रही है, क्योंकि जनता को जानने का पूरा हक है। सरकार बिहार को लेकर के रवैया किस तरह का है केंद्र सरकार का, ये भी जानना लोगों की
के लिए जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष ने देर हो रहे और देर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक को लेकर के भी सीधे तौर पे अपनी बात रखी और कहा कि जो बातें मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि हम सब जनप्रतिनिधि बिहार के लोगों के प्रति उत्तरदायी हैं, हमारी राय भी लेनी चाहिए थी। हालांकि उन्होंने एक बात जरूर कही कि मुख्यमंत्री जी भले ही देर से सही पर विपक्ष की बातों को मानते हैं। पहले वो पता नहीं किस कारण से किन लोगों के दबाव में आकर के फैसला लेते हैं और फिर उसी फैसले को उन्हें बदलने की ज़रूरत पड़ती है। इससे अच्छा था कि वो लोगों की बात न मानकर सब लोगों की बात सुनते और जो उचित था वो कदम उठाते। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही वो ये था कि हम चाहते हैं कि सरकार केंद्र की हो या राज्य की हो, जितना भी जो कुछ लोगों के लिए की है उसे पूरी तरह से पब्लिक डोमेन में होना चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों को सेवा पहुंचाना, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखना सरकार का कर्तव्य है। तेजस्वी यादव के इन सब बातों को लेकर के कहीं ना कहीं मंद मंद मुस्कुराते रहे पूरे उनके वार्तालाप के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और इसने निश्चित रूप से बीजेपी के लिए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंता जरूर पैदा कर दिया होगा। उसके बाद अंत में तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ आम जनता से मिलने और दौरा करने की बात को स्वीकार करते हुए उनके साथ चलने की बात को भले ही चाहे जिस परिप्रेक्ष्य में कहा हो पर कह करके कहीं ना कहीं बीजेपी की जड़ें जरूर हिला दी है। आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, क्या चचा भतीजा की जोड़ी एक बार फिर से बिहार के लोगों की सेवा के लिए एक साथ नजर आएगी, ये प्रश्न निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए और तेजस्वी यादव के लिए इस पूरे वाकयात में जिस तरह से रखा गया उसे लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बार फिर अपनी चिंताएं जरूर नजर आ रही होंगी। खैर, ये सब बातें तो राजनीति की हैं, पर बिहार और बिहार के लोगों को लेकर के जिस तरह की बातें सर्वदलीय बैठक में हुई वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी और इसमें तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं सरकार को जो आईना दिखाया वो आईना निश्चित रूप से देखने लायक था, इसलिए नीतीश कुमार ने उसे स्वीकार भी किया। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। भोरे भोर में आपको ये कैसा लगा और कैसा लग रहा है हमारा जो लगातार प्रयास है आपकी बातों को रखने का, उसे ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स आपका है और इस सेक्शन में आप अपने विचार देते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। हमें लगता है कि हमारे गार्जियन हैं आप और आप हमें सुझाव दे रहे हैं। यदि हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और साथ में घंटी दबा देंगे। ऑल का ऑप्शन क्लिक करते ही सारी खबरें आपको मुफ्त में प्राप्त होती रहेंगी। आपके आस पड़ोस और अगल बगल के लोग आपके परिचितों ने यदि हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन्हें भी ज़रूर करने के लिए कहें नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।